अक्सर इतिहास में नायकों और घटनाओं को रेफरेंस पॉइंट या परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। सिकंदर दुनिया पर कहर बनकर टूटा तो यूनान के लिए शायद सबसे अच्छा राजा रहा हो। ठीक इसी प्रकार चंगेज खान, तैमूरलंग, अशोक या अकबर को आप देख सकते हैं। किसी एक रेफरेंस पॉइंट में हीरो नज़र आते हैं तो दूसरे में इसके उलट। विश्व इतिहास में 13वीं सदी शायद सबसे ज़्यादा खूनी सदी रही होगी। यह वह सदी थी जिसमें मंगोलों का कहर चीन से लेकर रूस तक और फिर बगदाद और पोलैंड तक बरपा। आज हम एक ऐसे ही मंगोल की बात कर रहे हैं जो दुनिया का सबसे क्रूर सेनापति कहलाया। यह शख्स था चंगेज खान। तिमुचिन से चंगेज खान बनने तक का उसका सफ़र। तिमुचिन तब कोई 11 वर्ष का रहा होगा जब उसके बाप येसुगई बगातुर को तरतरा ने जहर देकर मार दिया। तिमुचिन जान गया था कि अगर उसे और उसकी मां को जिंदा रहना है तो बाकी की मंगोल खानाबदोश जातियों से गठजोड़ करने होंगे। नेशनल ज्योग्राफिक के पत्रकार माइक एडवर्ड्स लिखते हैं कि तिमुचिन ने जिमकुआ और केरियत नाम की जनजाति के तोगरिल लड़ाकू से खून का नाता निकाल लिया था। जब मैक्रिल जनजाति के लोगों ने तिमुचिन की मंगेतर बोर्ता का अपहरण कर लिया था तो इन्हीं दोस्तों की मदद से उसने बोर्ता को छुड़ाया था। जवान होने पर उसने कई और जनजातियों को इकट्ठा किया और तरतरा का विनाश कर अपनी बाप की मौत का बदला लिया। तिमुचिन की ताकत अब बढ़ने लगी थी। यह देखकर जमकुआ और केरियत उसके दुश्मन बन गए। ताकत की चाह ने तिमुचिन के हाथों मरवा डाला। फिर 1206 में मंगोलों की सभा कुरिदलई ने उसे अपना सरदार या कैगन घोषित कर दिया। मंगोलों के इतिहास पर सबसे मौलिक किताब अ सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल में इस घटना का जिक्र कुछ यूं हुआ है। और फिर जब तंबुओं में रहने वाली सारी जनजातियां एक ताकत के साए तले आ गई, उसी साल ओनान नदी के किनारे सफ़ेद झंडे के नीचे उन्होंने चंगेज यानी तिमुचिन को कैगन किताब से नवाज दिया। बाद में यही कैगन शब्द बिगड़कर खान लफ्ज बन गया और इस तरह तिमुचिन चंगेज खान कहलाया। चंगेज खान के राजा बनने की उम्र को लेकर इतिहासकारों में कुछ मतभेद है। जवाहरलाल नेहरू उसे तब 51 वर्ष का मानते थे और माइक एडवर्ड्स उसे 40 का। अगर देखा जाए तो ज़्यादा मत नेहरू के अनुमान के साथ ही है। 51 वर्ष की उम्र वह होती है जब आदमी जीवन में स्थिरता और शांति की इच्छा रखता है। यह उम्र सेनापति बनने की तो कतई नहीं हो सकती। सिकंदर तो 32 की उम्र में महान होकर इस दुनिया से विदा भी हो गया था। जब अकबर गद्दीनशी हुआ था तो महज 12 साल का था। अशोक ने भी कलिंग पर कम उम्र में ही चढ़ाई कर डाली थी। 51 की उम्र में चंगेज ने दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया, जो सिर्फ इंग्लैंड की महारानी के साम्राज्य से थोड़ा ही कम था। बकौल नेहरू मंगोल खानाबदोश थे। उन्हें शहरी जीवन से नफरत थी। उनकी शानदार जीत के पीछे संख्या नहीं बल्कि अनुशासन और संगठन की काबिलियत थी। और इन सबसे ऊपर चंगेज खान का उनका सेनापति होना था। यकीनन वह दुनिया का सबसे महान सेनापति था। सिकंदर और जूलियस सीजर उसके सामने कहीं नहीं ठहरते थे। नेहरू ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखते हैं, यह इत्तेफाकी रहा कि हिंदुस्तान इस कहर से बच गया, पर आप कल्पना कर सकते हैं यह सब यूरेशिया के लोगों के लिए किसी प्राकृतिक आपदा जैसा रहा होगा। मानो जैसे कोई ज्वालामुखी फट गया हो या जैसे कोई भूकंप आया हो जिसके सामने इंसान कुछ नहीं कर सकता। चंगेज के घोड़े पूरे एशिया और यूरोप के ज़्यादातर भाग को रौंद रहे थे। सबसे पहले वह मंगोल के पूर्व में गया। उसने चीन के किन साम्राज्य को खत्म कर डाला। फिर उसने कोरिया जीत लिया। दक्षिण के सुंग साम्राज्य जिसने उसकी इन जंगों में मदद की थी, उनको भी उसने तहस नहस कर डाला। बाद में चंगेज खान ने तिब्बत के तुनगुतों को भी हरा दिया। मंगोलिया के पश्चिम में उस वक्त कारा खितई नाम का एक राज्य चंगेज खान के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा था, लिहाजा उसने पश्चिम का रुख कर लिया और यहीं से पश्चिम एशिया की तकदीर हमेशा के लिए बदल गई। कारा खितई को हरा देने के बाद उसने ख्वारिज्म की ओर रुख किया। शुरुआत में चंगेज ने अपने कुछ व्यापारी और व्यापारियों के भेष में अपने जासूस ख्वारिज्म के मोहम्मद शाह के दरबार में भेजे। यह सब सिल्क रूट से गए थे। ख्वारिज्म साम्राज्य के उतरार नामक प्रांत के गवर्नर को कुछ शक हुआ, लिहाजा उसने उन सभी व्यापारियों और उनके भेष में छिपे जासूसों की हत्या कर माल लूट लिया। जब चंगेज को यह मालूम हुआ तो उसने भुनभुनाकर अपने राजदूत को शाह के पास भेजा और कहा कि उतरार के गवर्नर को उसके हवाले किया जाए। शाह ने उस राजदूत का सर कलम करके चंगेज खान को पेश किया। उसे यह नागवार था, पर जैसा एक सेनापति का बर्ताव करना चाहिए उसने वही किया। उसने हड़बड़ी नहीं की पर बदले का मन बना लिया। सन 1219 की गर्मियों में एक ऐतिहासिक जंग लड़ी गई। रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी किताब जंग की 33 रणनीतियां में इस जंग का बड़ा तफसील से वर्णन किया है कि कैसे चंगेज ने रणनीति के तहत पहले एक जंग शाह से हारी,
ख्वारिज्म के पूर्वी हिस्से में हुई इस जीत के बाद शाह को अपनी 40,000 की सेना पर यकीन हो गया। बस यही चंगेज खान चाहता था। शाह को उसके पलटकर फिर पूर्व में ही आने की उम्मीद थी, पर इस बार चंगेज ने उत्तर की तरफ हमला बोलकर उत्तरार के उसी गवर्नर को मार दिया जिसे वह अपने हवाले चाह रहा था। बाद में हुई लड़ाई में शाह को हैरत में डालते हुए चंगेज खान समरकंद के पश्चिम में बुखारा के किले के सामने आ गया। शाह को कतई उम्मीद नहीं थी कि ऐसा करने में वह बीच में पड़ने वाले कीजिल कुम रेगिस्तान को पार कर लेगा। बुखारा तहस नहस कर डाला गया। साथ में बल्ख, निशापुर, हेरात और समरकंद बर्बादी की ऐसी दास्तान के निशान बन गए थे कि यहाँ के इतिहासकारों ने चंगेज खान को शैतान की औलाद तक कह डाला। जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि इतिहास में नायकों और घटनाओं को रेफरेंस पॉइंट या परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। इसी समरकंद से बाद में तैमूर लंग निकला, जिसने हिंदुस्तान और यूरोप में भयंकर तबाही मचाई। वही इतिहासकार जो चंगेज को कोसते हैं, तैमूर को एक महान सुल्तान की उपाधि देते हैं। तैमूर तो खैर महान नहीं था, पर इसी समरकंद से एक और नायक निकला जिसे दुनिया ने बाबर के नाम से जाना और जिसके वंशज अकबर को अकबर महान की उपाधि से नवाजा गया। बाबर की रगों में चंगेजी और तैमूरी खून था। उसकी माँ चंगेजों की तरफ से थी और बाप तैमूरों के खानदान से। बाबर खुद को तैमूर कहलवाना पसंद करता था, पर यह अजीब इत्तेफाक है कि उसके वंशज को हिंदुस्तान में मुगल कहा गया। मुगल शब्द मंगोल का अपभ्रंश है। रॉबर्ट ग्रीन चंगेज की सफलता का कारण उसकी सेना की चपलता, उसके शानदार घुड़सवार और हथियार के तौर पर आग के गोलों का इस्तेमाल को मानते हैं। वहीं नेहरू ने उसके अनुशासन के साथ साथ उसकी हल्की और तेजी से काम करने वाली उसकी सेना को इस कामयाबी का वजह माना है। चंगेज का लाव लश्कर हल्का ही होता था। रूस के इतिहासकार वासली येन ने चंगेज खान के जीवन पर काफ़ी शोध किया। अपनी किताब चंगेज खान शैतान का बेटा में लिखा है कि चंगेज खान की सेना कम वजन ढोती थी और खाने के लिए वह थके हुए या बेकार हो गए घोड़ों को मारकर खा जाती थी। नेहरू के मुताबिक चंगेज की काबिलियत इस बात से भी परिभाषित होती है कि उसने एक से एक शानदार सेनापतियों की श्रृंखला बनाई। इसमें जोची, जेबे और बाद में चंगेज खान के बेटे चगताई आदि नाम से प्रमुख हैं। माइक एडवर्ड्स के मुताबिक चंगेज खान किसी राज्य को जीतकर उसकी सेना को अपने में मिलाने का प्रयास करता, जिससे उसके पास हमेशा ताज़ा सैनिकों की भरमार रहती। माइक के मुताबिक चंगेज की सेना का वर्गीकरण बेहद शानदार था। चंगेज खान जहां भी गया वहां उसने तबाही का ऐसा मंजर खड़ा किया कि बाद के राजा उसके खिलाफ सिर नहीं उठा सकते थे। वह खानाबदोश जिंदगी का रहनुमा था। उसे शहरी और उनकी ज़िंदगी से लगाव न था, इसलिए उसने शहर के शहर तबाह कर दिए। उत्तरार के गवर्नर की आंखों में उसने सीसा और चांदी पिघलाकर डलवा दी थी। माइक एडवर्ड्स सीक्रेट ऑफ मंगोल लाइफ के हवाले से लिखते हैं कि चंगेज ने एक बार खुद कहा था, आदमी का सबसे बड़ा सौभाग्य है दुश्मन का पीछा करना, उसे हरा देना, उसकी संपत्ति पर कब्जा कर लेना और उसकी औरतों को रोते हुए छोड़ देना। कुछ मुसलमान इतिहासकार मानते हैं कि चंगेज की सेना ने निशापुर में कुत्ते और बिल्लियों तक को मरवा डाला था। चंगेज खान के बारे में कहा जाता है कि वह कुत्ते से बहुत डरता था। चंगेज खान का मजहबों के प्रति रवैया एक जैसा था। उसकी सेना में बौद्ध, मुसलमान सब धर्म को मानने वाले थे। उसने किसी एक मजहब को नहीं अपनाया। नेहरू लिखते हैं कि जब मंगोलों की ताकत बेहद बढ़ गई थी तो वेटिकेन के पादरियों ने उन्हें ईसाई बनाने की कोशिश की। चंगेज नाम के पीछे खान का मतलब यह नहीं था कि वह मुसलमान था। चंगेज सामितिज्म धर्म का अनुयायी था। यह धर्म मंगोलिया, साइबेरिया आदि इलाके में प्रचलित है। वासली येन या कमलेश्वर जैसे महान साहित्यकार यही समझाते आए हैं कि किसी एक खास मजहब की इंसानियत के प्रति दुश्मनी नहीं है और यह बर्बरता मजहबी नहीं बल्कि सियासी है। शायद यही कारण है कि मंगोलियाई चंगेज खान को शैतान की औलाद नहीं बल्कि एक महान राजा मानते हैं। 1227 में चंगेज खान की मौत हुई थी। उनके आखिरी शब्द थे, मैं पूरी दुनिया फतेह करना चाहता था, लेकिन एक उम्र इसके लिए बहुत कम है। इसकी इच्छा थी कि मरने के बाद उसे कहाँ दफनाया गया यह किसी को पता न चले।
इसीलिए उसे दफनाने वाले सैनिकों को मार दिया गया। आज भी चंगेज खान की कब्र ढूंढने की कोशिश जारी है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा दें। इससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।